नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम करंट कम्यूटेटेड चॉपर के बारे में बात करते हैं। करंट कम्यूटेटेड चॉपर नाम से ही समझ में आ रहा है कि वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर से डिफरेंट होगा, क्योंकि इसके अंदर हमने टर्मिनोलॉजी यूज किया है करंट का। इसका मतलब ये होता होगा कि इस चॉपर के कम्यूटेशन में कहीं ना कहीं करंट का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो बच्चों, वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर आपने डिटेल में पढ़ लिया और आपने वहां समझा कि कैसे रिवर्स हाई वोल्टेज अप्लाई करके हम अपने मेन थायरिस्टर्स को टर्न ऑफ कर रहे हैं। स्वाभाविक है, करंट कम्यूटेटेड चॉपर चॉपर में वोल्टेज तो अप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हम डेवलप करेंगे जहां पे करंट के वजह से ये जो मेरा चॉपिंग सर्किट है, जो मेरा चॉपर का एलिमेंट है, जो स्विच है, ये ऑफ हो जाए, कम्यूटेट हो जाए। तो बच्चों, करंट कम्यूटेटेड चॉपर का स्पेशल एप्लीकेशन है और इसीलिए हमें इसको पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि करंट कम्यूटेटेड चॉपर सिर्फ करंट कम्यूटेटेड चॉपर के नाम से नहीं आता। हो सकता है आपके एग्जाम में आपको दूसरे नाम से पूछ लिया जाए, जैसे रेजोनेंट पल्स कम्यूटेटेड चॉपर। तो रेजोनेंट पल्स कम्यूटेटेड चॉपर को भी हम करंट कम्यूटेटेड चॉपर भी बोलते हैं। यानी एक ऐसा चॉपर है जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट ऑसिलेटरी सर्किट यूज कर रहे हैं ताकि हम अपने मेन थायरिस्टर्स को कम्यूटेट कर सकें। तो आइए सबसे पहले हम एक सर्किट डायग्राम को देखते हैं और सर्किट डायग्राम, जो सर्किट होगा उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है उसको समझते हैं और ये जानते हैं कि कैसे इन एलिमेंट्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट करते हैं, और ये भी समझेंगे कि कैसे इन एलिमेंट्स को हम ऑपरेट करके अपने मेन थायरिस्टर्स को टर्न ऑफ करेंगे। तो बच्चों, इस डायग्राम को देख के आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर, एक ही तो थायरिस्टर है जिसको मुझे ऑफ करना है, दैट इज कॉल्ड मेन थायरिस्टर टीएम। इसके लिए यहाँ भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स हम प्रीफर कर रहे हैं। यस, यहाँ भी हम बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स लगाएंगे, क्योंकि उनके बिना इस मेन थायरिस्टर्स का इफेक्टिव कम्यूटेशन नहीं होगा। और अगर इफेक्टिव कम्यूटेशन नहीं होगा तो जो चॉपर हम यूज कर रहे हैं डीसी टू डीसी विथ वेरिएबल वोल्टेज, वोल्टेज को बढ़ाने, फिक्स वोल्टेज को वेरिएबल वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं होगा। देखिए, चॉपर एक स्विच है, इस बात को आप सबसे पहले एग्री करिए, क्योंकि जब तक ये स्विच नहीं होगा तब तक आप स्विचिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, और जब तक इसके स्विचिंग ऑपरेशन आप परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक स्वाभाविक है आपकी वोल्टेज को वैरी नहीं करेगा। तो यहाँ मेन थायरिस्टर टीएम को ऑफ करने के लिए हमारे पास और भी एलिमेंट्स है, जैसे उसके जस्ट नीचे पैरेलल में जो एलिमेंट लगा है जिसका जो डायरेक्शन ऑफ कॉम्बिनेशन है वो सेम है, दैट इज कॉल्ड टी ए ऑक्सिलरी थायरिस्टर। टी थायरिस्टर है, ए ऑक्सिलरी है। अब जस्ट इस मेन थायरिस्टर के ऊपर, जो कि वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर में नहीं था, अगर हम वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर के डायग्राम को इससे कोरिलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि वहां मेन थायरिस्टर के ऊपर कोई डायोड हमने प्रीफर नहीं किया था। वहां डायोड कहाँ लगा था बच्चों? आपके इंडक्टर के सीरीज में। लेकिन यहाँ जो डायोड है वो मेन थायरिस्टर के ऊपर लगा है पैरेलल कनेक्शन में, और दोनों एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड है? एंटी पैरेलल। तो देखिए, डायोड को हमने बोल दिया D1, जो कि मेन थायरिस्टर या ऑक्सिलरी थायरिस्टर के पैरेलल में कनेक्टेड है। अगला जो कम्यूटेटिंग एलिमेंट है, चूंकि करंट कम्यूटेशन इन चॉपर एक फोर्स कम्यूटेशन का पार्ट है, यानी फोर्स कम्यूटेशन का टाइप है, इसीलिए फोर्स कम्यूटेटिंग दो एलिमेंट तो लगेंगे। कौन कौन से है वो दो एलिमेंट बच्चों? एक है इंडक्टर और दूसरा है कैपेसिटर। तो इंडक्टर और कैपेसिटर को यहाँ यूज करना मैंडेटरी है। तो आप देखेंगे इंडक्टर और कैपेसिटर, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है C और इंडक्टर की इंडक्टेंस है L, जो मैंने यहाँ कनेक्ट किया है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे एक्टर्स होंगे जो यहाँ अपना अपना रोल प्ले करेंगे, जैसे फ्री व्हीलिंग डायोड यानी FD मैंने लगाया है। FD कैसे लगा है बच्चों? हमारे लोड के जस्ट पैरेलल में लगा है। सिमिलरली यहाँ लोड हमारे पास है, लोड कैसा होगा? RL लोड होगा। अब हम बच्चों बात करेंगे यहाँ पे कि क्या इसके अंदर भी कुछ वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर की तरह ही हमें अपने कैपेसिटर को चार्ज करना होता है। यस बच्चों, चार्ज तो करना ही पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले हम उन दो इंपॉर्टेंट करंट को समझ लेते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट करंट है जो आपको लोड साइड में मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड लोड करंट आई नॉट। और उस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज मिल रहा है वो क्या है बच्चों? वी नॉट। ये वी नॉट कैसा होगा? डीसी, क्योंकि इनपुट भी क्या है? डीसी, तो आउटपुट भी क्या होगा? डीसी। पर वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी।
दूसरा इंपॉर्टेंट करंट एलिमेंट है कौन सा, आईसी। आईसी कौन सा करंट है बच्चों, इसको हम कम्यूटेटिंग करंट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको ऑसिलेटरी करंट भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको कैपेसिटर का करंट भी बोलते हैं, पर यहाँ इफेक्टिव जो सबसे करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी कम्यूटेटिंग करंट। अब हम बात करते हैं मेन थायरिस्टर के अंदर कौन सा करंट जाएगा, दैट इज आईटीएम। सिमिलरली फ्री व्हीलिंग डायोड के अक्रॉस कौन सा करंट जाएगा, तो इसका नोमेनक्लेचर होगा आईएफडी। अब इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए एक स्विच लगाएंगे बच्चों, और उस स्विच के साथ में हम हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस यहाँ पे प्रीफर करेंगे। तो आइए कुछ एजम्पशंस कर लेते हैं इस करंट कम्यूटेशन सर्किट के बारे में, क्योंकि उस एजम्पशंस के बिना हम अपने इस कम्यूटेटिंग सर्किट को इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, यूज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहला एजम्पशन क्या है कि आपके डायग्राम में देखा होगा कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो हमने करंट लिमिटिंग रेसिस्टर लगाया था आरसी, उस आरसी की वैल्यू हाई होती है और वो मैंडेटरी है, अदरवाइज वो आपके कैपेसिटर के चार्जिंग में करंट को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और हो सकता है आपका कैपेसिटर डैमेज हो जाए। दूसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि जो भी आपका फ्लोइंग करंट होगा लोड के थ्रू वो इनवेरिएबल होगा, यानी फिक्स नेचर का होगा। ऐसा नहीं कि लोड में सडन फ्लक्चुएशन आ रहा है। अगर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा, जिससे वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर में हमने एजम्पशन क्या किया था बच्चों कि हमारे वोल्टेज में बहुत ज्यादा ट्रांजिएंट नहीं होना चाहिए, वेरिएबल्स नहीं होने चाहिए। अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है तो शायद वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर पाए, वो अपने मेन थायरिस्टर को ऑफ नहीं कर पाए। सिमिलरली यहाँ पे करंट कम्यूटेटेड चॉपर में चूंकि करंट की बात हो रही है, जब हम लोड की बात करते हैं तो लोड का मतलब ही करंट होता है, तो करंट की वैल्यू वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, कांस्टेंट इन नेचर का होना चाहिए। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, जो मेन थायरिस्टर, ऑक्सिलरी थायरिस्टर या फिर डायोड जो मैंने यूज किया था वो सबके सब आइडियल होने चाहिए। आइडियल का मतलब यहाँ एग्जैक्टली वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आइडियल का मतलब है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आइडियल होनी चाहिए। जब मैं ऑन करूँ तो ऑन हो जाए, जब ऑफ करूँ तो ऑफ, ये मैं एज्यूम कर लेता हूँ पहले से, अदरवाइज इसका ऑपरेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आइए बच्चों, अब हम सबसे पहले अपने कैपेसिटर को चार्ज करते हैं, क्योंकि बिना उस कैपेसिटर देव को चार्ज किए हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। और इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए हमने क्या लगा दिया है सर्किट में, आरसी। आरसी मतलब रेसिस्टेंस लगाया है जो कि कैपेसिटर के चार्ज करने में मदद करेगा। तो सबसे पहले हम कैपेसिटर को चार्ज करेंगे सप्लाई वोल्टेज से, वीडीसी से। कैपेसिटर चार्ज होगा और मेरा सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कैसे होगा, चार्जिंग करंट बच्चों, वीडीसी, वीडीसी से कैपेसिटर, कैपेसिटर से रेसिस्टर और वापस रेसिस्टर से वीडीसी। तो इस तरीके से हम अपने कैपेसिटर को चार्ज करेंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि स्टार्टिंग में जब मैंने अपने कैपेसिटर को चार्ज कर लिया, उस कंडीशन में जो कैपेसिटर की चार्ज वैल्यू होगी, वोल्टेज होगी, वो लगभग में सप्लाई वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही डेवलप होगी। अब चलिए हम अपने मेन थायरिस्टर्स को मान के चल रहे हैं कि वो ट्रिगर्ड है। कब ट्रिगर्ड है बच्चों, मैं यहाँ से कहानी स्टार्ट करता हूँ टी इक्वल टू टी जीरो पे। मेरा मेन थायरिस्टर टर्न ऑन हो गया। वो कहाँ से कहाँ तक काम करेगा, टी जीरो से मैं एक टाइम मान लेता हूँ कैपिटल टी। यहाँ टी थायरिस्टर में टाइम पीरियड की बात मैं कर रहा हूँ कि मैं कैपिटल टी तक एज्यूम कर लेता हूँ मेरा थायरिस्टर ऑपरेट होगा। और उस कंडीशन में मैं एज्यूम कर लूंगा कि जब मेरा थायरिस्टर टर्न ऑन हो गया, मेन थायरिस्टर ऑपरेट हो गया, तो जो लोड के अक्रॉस वोल्टेज है बच्चों, आप डायग्राम को देखिए, लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वी नॉट, वो वही वोल्टेज होगा जो आपके सप्लाई का वोल्टेज होगा, यानी वीडीसी। तो वी नॉट वीडीसी मिल रहा है कौन से, एट इंस्टेंट टी इक्वल टू टी जीरो पे, जब हमने अपने मेन थायरिस्टर को ट्रिगर कर लिया, टर्न ऑन कर लिया। अब हम सबसे पहले मोड की तरफ बढ़ते हैं अपने करंट कम्यूटेटेड चॉपर के ऑपरेशन में। सबसे पहले मोड का जो टाइम रेंज है वो है T1 से T2। हो सकता है मैं 0 से T1 भी ले लेता, लेकिन मैं यहाँ T1 से T2 पे आता हूँ। सबसे पहला इंस्टेंट पे लेता हूँ एट T इक्वल टू T1, यानी T इक्वल टू T1 पे आप देख रहे होंगे डायग्राम में मेन थायरिस्टर के साथ साथ ऑक्सिलरी थायरिस्टर भी ऑन हो गया। कब ऑन किया मैंने इसको, क्योंकि अभी तक तो मैंने ऑन नहीं किया था। मैंने इसको एट इंस्टेंट T इक्वल टू T1 पे टर्न ऑन कर दिया। जैसे मैंने T इक्वल टू T1 पे अपने ऑक्सिलरी थायरिस्टर को टर्न ऑन किया, तो एक सर्कुलेटिंग करंट यानी कैपेसिटर वाला जो चार्ज वोल्टेज था उसकी वजह से करंट डेवलप होगा। और वो करंट कहाँ फ्लो होगा बच्चों, टीए से जाएगा इंडक्टर में, इंडक्टर से जाएगा कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर चार्ज भी कर रहा है और अपने आप को डिस्चार्ज भी कर रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अभी तक हम बात करेंगे अपने कैपेसिटर के चार्जिंग वैल्यू को। तो चार्ज में मान ले रहा हूँ कर दिया, स्विच को मैंने डिस्क्लोज कर दिया। फ्री व्हीलिंग डायोड अभी भी ऑफ है, क्योंकि फ्री व्हीलिंग डायोड अभी भी रिवर्स बायस है।
और जो सप्लाई से लोड की तरफ जो करंट आ रहा था वो आई नॉट आ रहा है किसके थ्रू बच्चों, मेन थारिस्टर के थ्रू। और जो D2 जो दिख रहा है आपको, D2 कहीं ना कहीं अभी रिवर्स बायस में यहाँ पे ऑपरेट हो रहा है। तो ऑक्सिलरी थारिस्टर के थ्रू एक अलग सर्कुलेटिंग करंट घूम रही है जैसे वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर में घूमती थी, और अपने मेन थारिस्टर के थ्रू सोर्स से लोड की तरफ करंट यहाँ पे आ रहा है। अब एक ऐसा सीन यहाँ पे आएगा एट टाइम t इक्वल टू T2। जैसे ही मैं टाइम t इक्वल टू T2 पे पहुंचूंगा तो मैं ऐसा देखूंगा कि अब मेरा कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होने की वजह से आप इस डायग्राम में देखेंगे कि कैपेसिटर की जो पोलैरिटी है वो चेंज हो गई। पहले पोलैरिटी क्या थी बच्चों, प्लस से माइनस। अब पोलैरिटी क्या हो गई, माइनस से प्लस। अब आप ही मुझे बताएंगे कि कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज होने से सबसे पहले किसके अक्रॉस रिवर्स वोल्टेज अपीयर हो रहा है, किसके अक्रॉस नेगेटिव करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, और वो होगा हमारे ऑक्सिलरी थारिस्टर का क्रॉस। और इसीलिए मेरा ऑक्सिलरी थारिस्टर यहाँ पे टर्न ऑफ हो जाएगा, यानी t इक्वल टू T2 पे TA जो है वो टर्न ऑफ हो गया। अब TA के टर्न ऑफ होते ही मेरा जो D2 था वो कंडक्ट करेगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, क्योंकि अब पोलैरिटी, अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज हो गया, क्योंकि कैपेसिटर की पोलैरिटी यहाँ चेंज हो गई, और इसी वजह से अब D2 कंडक्ट करेगा। तो आप देखिए ध्यान से, यहाँ जो करंट घूम रहा है वो कैसे घूम रहा है बच्चों, कैपेसिटर से जा रहा है इंडक्टर, इंडक्टर से जा रहा है D2, D2 से जा रहा है मेन थारिस्टर, और वापस से करंट सर्कुलेट हो रहा है। अब हम बात करेंगे कि D1 का यहाँ पे एक्टिव होना जरूरी है, तो नहीं, अभी भी D1 रिवर्स बायस है, वो अभी भी ऑफ है, इसीलिए अभी तक उसको हमने रिवर्स बायस ओपन सर्किट से यहाँ पे दिखाया है। अब बच्चों अब हम बात करते हैं अगले मोड की। अगले मोड में यानी अभी तक हमने D1 को ऑन नहीं किया, अब एक ऐसा सीन आएगा कि जहाँ पे हम D1 को भी टर्न ऑन करेंगे, क्योंकि करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि D1 के ऑन होने के लिए जो IC और I0 का जो डिफरेंस है वो उसके थ्रेशोल्ड लिमिट के बराबर होना चाहिए। तो जैसे ही कैपेसिटर अपने कैपेसिटेंस को डिस्चार्ज कर रहा है, अपनी वैल्यू को डिस्चार्ज कर रहा है, तो लोड करंट और उसके बीच में जो डिफरेंस आएगा, अगर वो एक हाई करंट डेवलप कर दे और वो करंट हमारे मेन थारिस्टर को कम्यूटेट कर दे, तो उस कंडीशन में D1 ऑटोमेटिक टर्न ऑन हो जाएगा। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि एट इंस्टेंट t इक्वल टू T3 पे, ये जो नया डायग्राम है, इस डायग्राम में ऑक्सिलरी थारिस्टर तो पहले ही बंद था T2 पे, लेकिन t इक्वल टू T3 पे मेरे डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया, और यानी D1 फॉरवर्ड बायस हो गया, TM रिवर्स बायस हो गया, यानी हाई करंट की वजह से, नेगेटिव करंट की वजह से मेरा TM जो मेन थारिस्टर है यहाँ पे बच्चों कम्यूटेट हो गया, टर्न ऑफ हो गया। और हमारा चैलेंज यही था कि हम अपने मेन थारिस्टर्स को कम्यूटेट कर दें, ऑफ कर दें। तो बच्चों यहाँ करंट के वजह से, हेवी नेगेटिव करंट के वजह से हमने अपने मेन थारिस्टर को टर्न ऑफ किया। वो ऑक्सिलरी करंट जो कि सर्कुलेट हो रहा था उस ऑक्सिलरी मेन थारिस्टर और हमारे कैपेसिटर इंडक्टर के बीच में पिछले डायग्राम में, उसी की वजह से मेरा मेन थारिस्टर यहाँ पे ऑफ हो गया, और इसके ऑफ होते ही D1 जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस हो गया। तो अब जो करंट का सर्कुलेशन होगा वो कैसे होगा बच्चों, अब जो करंट का सर्कुलेशन हो रहा है वो सर्कुलेटिंग करंट, कम्यूटेटिंग करंट का, वो हो रहा है आपके D1, D1 से आ रहा है C यानी कैपेसिटर, कैपेसिटर से आ रहा है इंडक्टर, वापस आ रहा है D2, क्योंकि अब आपका मेन थारिस्टर TM और ऑक्सिलरी थारिस्टर TA दोनों के दोनों ऑफ हैं। अब यहाँ एक और एक्टर रोल में आएगा, और वो एक्टर कौन सा होगा बच्चों, फ्री व्हीलिंग डायोड। तो आइए अगले इंस्टेंट में हम देखते हैं कि जहां पे T4 पे हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड टर्न ऑन होने की कोशिश करेगा। लेकिन अब आप इस डायग्राम को देख के बताइए, हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड टर्न ऑन कब होगा, जब D1 क्या हो जाए, रिवर्स बायस हो जाए, यानी D1 ऑफ हो जाए। तो आप देखिए यहाँ पे जो सोर्स से लोड की तरफ करंट आएगा वो अब कैसे आ रहा है बच्चों, हमारे VDC से सप्लाई मिल रहा है, उसके थ्रू कम्यूटेटिंग एलिमेंट यानी कैपेसिटर, कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से वापस कौन है अभी D2, चूंकि D1 क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया, करंट की वैल्यू डिक्रीज हुई तो रिवर्स बायस हो गया, तो वापस ये लोड के थ्रू करंट को सर्कुलेट कर रहा है। अब एक टाइम ऐसा आएगा बच्चों जब D2 की वैल्यू, D2 के अक्रॉस जो करंट है वो पोलैरिटी चेंज करेगी, वो रिवर्स बायस होगा, और उसी टाइम में मेरा जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है फ्री व्हीलिंग डायोड वो टर्न ऑन होगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि फ्री व्हीलिंग डायोड यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो रहा है एट इंस्टेंट t इक्वल टू T5, और T5 से T6 के बीच में, अब ध्यान से देखिएगा बच्चों डायग्राम में, आप देखिए
मेरा मेन थायरिस्टर TM ऑफ हो चुका है, मेरा ऑक्सिलरी थायरिस्टर TA ऑफ हो चुका है, मेरा D1 रिवर्स बायस में जा चुका है, मेरा D2 वो है वो भी अब रिवर्स बायस में चला जाएगा। अब मेरा मेन थायरिस्टर फोर्सली टर्न ऑन नहीं हो, इसके लिए लोड से जो करंट आ रहा है उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें उस करंट को सर्कुलेट करा के डिस्चार्ज कराना पड़ेगा, और उसके लिए फ्री व्हीलिंग डायोड का फॉरवर्ड बायस होना बहुत जरूरी है। तो इस मोड में जहां से T5 का T6 रीजन में ले रहा हूँ, यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड मेरा ऑन हो रहा है बच्चों, फॉरवर्ड बायस हो रहा है और सर्कुलेटिंग करंट उसके अंदर डेवलप होना चालू हो गया। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कैसे हमने अपने मेन थायरिस्टर्स को टर्न ऑफ करने के लिए ऑक्सिलरी थायरिस्टर को टर्न ऑफ किया, साथ में डायोड्स को टर्न ऑफ किया, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया वो दो एलिमेंट्स ने प्ले किया जो कि कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं, जो कि फोर्स कम्यूटेशन के कारक हैं, रीजन जो हैं, मतलब जो फोर्स कम्यूटेशन कराते हैं, और वो एलिमेंट है इंडक्टर एंड कैपेसिटर। तो यहाँ जो लोड करंट होगा बच्चों वो किसके किसके बराबर होगा, आपके सर कम्यूटेटिंग करंट यानी IC और फ्री व्हीलिंग डायोड के दोनों के करंट के सम के बराबर, क्योंकि आपके D2 यानी कैपेसिटर, इंडक्टर और D2 के थ्रू करंट अभी भी फ्लो हो रहा है। अब बच्चों हम बात करते हैं इसके वेवफॉर्म के। वेवफॉर्म हम नॉर्मली वैसा ही बनाएंगे जैसा अभी तक हम ड्रॉ करते आए हैं। आपने वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर में भी देखा होगा कि हमारे पास दो चॉपर हैं, मेन और ऑक्सिलरी। तो मेन के लिए भी हम गेट ट्रिगरिंग कर रहे हैं, ऑक्सिलरी के लिए भी गेट ट्रिगरिंग कर रहे हैं। तो मेन चॉपर का भी हमने एक सिग्नल बना दिया, ऑक्सिलरी चॉपर का भी हमने ट्रिगरिंग सिग्नल बना दिया। लोड करंट आपको पता ही मुझे हमेशा मिल रहा है, और वही लोड करंट की वजह से तो कम्यूटेशन का इफेक्टिव कम्यूटेशन हो रहा है, इसलिए तो करंट कम्यूटेटेड है। तो लोड करंट मुझे मिल रहा है तो कांस्टेंट वैल्यू है, चाहे मेरा मेन थायरिस्टर काम करे चाहे वो मेन थायरिस्टर ऑफ रहे ऑन रहे, लोड करंट तो सर्कुलेट हो रहा है, तो इसीलिए लोड करंट आपको कांस्टेंट मिल रहा होगा वेवफॉर्म में। फिर हम बात करेंगे मेन थायरिस्टर का कौन करंट। तो मेन थायरिस्टर जब तक टर्न ऑन रहा बच्चों T3 तक, तब तक हमारे डिवाइस में करंट मिला। T3 के बाद मेरा मेन थायरिस्टर ऑफ हो रहा है तो उसके बाद करंट मिलना बंद हो जाएगा। कैपेसिटर का करंट क्या है बच्चों, स्टार्टिंग में चार्जिंग फिर डिस्चार्जिंग करंट उसमें मिलेगा। फिर हम बात करेंगे डायोड D1 और D2 के अक्रॉस। तो D1 जब कंडक्ट करेगा तो करंट फ्लो हो रहा है, D1 जब कंडक्ट नहीं करेगा तो करंट फ्लो नहीं हो रहा। आपने अलग अलग मोड में देख लिया कि D1 कंडक्ट कर रहा है T2 से T3, उसी तरीके से D2 कंडक्ट कर रहा है, तो आप उस डायग्राम के हिसाब से वेवफॉर्म को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो हम शुरुआत में ही मान के चल रहे हैं वोल्टेज कैपेसिटर चार्ज हो गया तो स्टार्टिंग में वोल्टेज क्या रहेगी उसकी फिक्स, फिर T1 पे डिस्चार्ज करेगा, मिनिमा पे जाएगा, फिर से वापस चार्ज करेगा T2 तक, फिर T3, फिर ऐसे करके वोल्टेज की वैल्यू हम वेवफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज क्या रहेगा बच्चों, तो जब तक फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन नहीं है तब तक आप देख रहे होंगे यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है, लेकिन जैसे ही फ्री व्हीलिंग डायोड ऑन हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट कंडीशन हो जाएगा, और उसके बाद मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस करंट कम्यूटेटेड चॉपर का एक वेवफॉर्म भी एनालाइज कर सकते हैं, वेवफॉर्म भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए इस करंट कम्यूटेटेड चॉपर के कुछ एडवांटेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है वो ये है कि इसके अंदर जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है उसको टर्न ऑफ करने के लिए मुझे कोई बहुत फोर्स कम्यूटेशन करने की जरूरत नहीं पड़ी। ऐसे नेचुरल कम्यूटेशन में पहले भी चर्चा कर चुका हूँ, AC सिग्नल्स के लिए होता है, लेकिन कैपेसिटर की वजह से जो सडन चार्जिंग डिस्चार्जिंग करंट बन रहा है उसकी वजह से यहाँ पे मेरा जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है वो ऑफ हो गया, इन नेचुरल कम्यूटेशन में चला गया। तो ये एक इसका एडवांटेज है जो कि वोल्टेज कम्यूटेशन में नॉर्मली प्रीफरेबल मतलब हो नहीं रहा था, वहाँ इसका एक प्रॉब्लम था। दूसरा, ये एक रिलायबल कम्यूटेशन मेथड है, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ कि इस मेथड में जो लोड करंट है उस लोड करंट की वैल्यू अगर स्मॉलर है तो हम इसको इफेक्टिव कम्यूटेशन टेक्नोलॉजी भी बोल सकते हैं। सबसे जो अच्छी बात है, कैपेसिटर को हमेशा हम चार्ज करके रखते हैं, चाहे वो स्टार्टिंग हम जब हम T1 पे थे या T6 पे थे, उस कंडीशन में मैं मान के चल रहा हूँ कैपेसिटर शुरुआत में चार्ज हो गया था और बाद में अपने आप को चार्ज और डिस्चार्ज कर रहा था। तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं हमारे करंट कम्यूटेटेड चॉपर के, कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस भी आप समझ सकते हैं, इतने सारे कम्यूटेटिंग एलिमेंट्स है तो स्वाभाविक है लॉसेस भी होगा। साथ में ज़्यादा कम्यूटेटिंग एलिमेंट होने की वजह से जो डिवाइस का जो टर्न ऑफ टाइम होगा, कम्यूटेटिंग टाइम होगा, वो ज़्यादा होगा।
तो ये वोल्टेज कम्यूटेटेड चॉपर की तरह ही फोर्स कम्यूटेटेड चॉपर कहलाता है करंट कम्यूटेशन टेक्निक। तो अभी हमने जिसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस कर लिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।